कहते हैं ना जमी का टुकड़ा ना दौलत का आसमां चाहिए। ना जमी का टुकड़ा ना दौलत का आसमां चाहिए। मेरी छोटी सी हसरत ये है कि मुझे वसीयत में सिर्फ मेरी माँ चाहिए। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एसआरएम क्लासेज में। मैं फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं एक छोटा सा वीडियो लेकर। आज हम लोग देखेंगे भारतीय सिक्कों का इतिहास, यानी भारत में सिक्कों का विकास कैसे होता है, जैसे प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक सिक्कों का जो प्रचलन है। एक मुद्रा यानी बोले तो टेराकोटा, यानी मिट्टी के टेराकोटा से लेकर आज हम जो रुपया तक यानी आधुनिक डिजाइन तक हम पहुंचे, उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्कों के अध्ययन। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। अच्छा, विश्व का पहला सिक्का या विश्व में पहला कागजी नोट किसी ने जारी किया तो चीन ने जारी किया। पहला सिक्का अगर पूछा जाए और पहला कागजी मुद्रा भी पूछा जाए तो चीन ने जारी किया जाए। अच्छा, सिक्कों का भार किसमें मापा जाता है, यानी सिक्कों का भार किसमें ज्ञात किया जाता है? तो ग्रेन में। एक ग्रेन बराबर होता है 0.0647 ग्राम होता है। एक ग्रेन बराबर कितना होता है? 0.0647 ग्राम होता है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्कों के रूप में टेराकोटा यानी पक्की हुई मिट्टी, टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी का जो पका दिया जाता है आग में, उसको बोलते हैं टेराकोटा, यानी पक्की हुई मिट्टी का प्रयोग होता था। अच्छा, खास करके सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी जिसको बार्टरिंग सिस्टम कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर कि मेरे पास गेहूं है, मुझे चावल खाना है, तो मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जिनको गेहूं चाहिए, तो मैं उनको गेहूं देकर अपने गेहूं के बदले उनसे चावल ले लूंगा। इस तरह से क्या होता है, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को बदलना ही क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली है। ठीक है, चलिए भारत में सबसे पुराना सिक्का जो है उसको हम लोग बोलते हैं पंचमार्क या आहत सिक्का। अच्छा, पंचमार्क सिक्का जो होता था, इस पे सबसे बड़ी चीज है, इस पे कोई लिखावट नहीं होता था। देखिएगा, इन सिक्कों पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता था। इस पे क्या होता था? इस पे ठप्पा लगाया जाता था, एक चोट किया जाता था। लेकिन इसकी आकृतियां अलग अलग होती थी। ऐसा हो सकता था कि किसी की आकृति इस प्रकार की होती थी, किसी की आकृति गोल होती थी, किसी की आकृति चौकोर होती थी, किसी की आकृति इस प्रकार से होती थी, इस तरह से। तो अलग अलग आकृतियों का सिक्का बनाया जाता था। पंचमार्क यानी भारत का सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा हो जाएगा? तो पंचमार्क या आहत सिक्का हो जाएगा। अच्छे, इन सिक्कों पर कोई भी चीज का लिखावट नहीं होता था। चित्र बने होते थे पर लिखावट नहीं होता था। आहत से पूछा जाए कि आहत सिक्का यानी पंचमार्क सिक्के का शुरुआत कब होता है? तो मौर्य काल में होता है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो मौर्य काल में होती है। अच्छा, धातु का पहला सिक्का कौन सा था? तो धातु का पहला सिक्का भी पंचमार्क ही था। अब पंचमार्क किस चीज का बनाया गया था? तो चांदी का बनाया गया था। अब किस समय में बनाया गया पंचमार्क? तो मौर्य काल में बनाया गया था पंचमार्क। अच्छा, भारत में पहला सोना का सिक्का की जब बात करते हैं, भारत में पहले सोने का सिक्का हिंद यवन शासकों ने जारी किया। हिंद यवन शासकों में भी बात करें तो मिनांडर ने जारी किया था। तो भारत में पहला सोना का सिक्का किसने जारी किया था? तो हिंद यवन शासकों ने। यदि पूछा जाए भारत में सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम राजा कौन था, तो वो हो जाएगा भीम कड़फिसेस। भीम कड़फिसेस जो है ये कुषाण वंश का था, जो कुजुल कड़फिसेस का बेटा था, जिसने भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी करने वाला राजा। अगर पूछा जाए वंश पूछा जाए तो हिंद यवन, राजा पूछा जाए तो भीम कड़फिसेस, क्योंकि यहाँ पे मतलब एक लिखित साक्ष्य जो है पूरी तरह से मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से इनको माना जाता है। अच्छा, शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो कुषाण वंशों ने जारी किया था। शुद्ध सोने का सिक्का पूछे तो कुषाण वंश के शासकों ने जारी किया था। कितने? तो 124 ग्रेन का एक सोने, यानी 124 ग्रेन का जो सोने का सिक्का होता था उसको शुद्ध सोने का सिक्का बोला जाता था। तो सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो कुषाण शासकों ने। कितने ग्रेन का जारी किया था? 124 ग्रेन। ग्रेन क्या है? मैंने ऊपर ही बता दिया है कि सिक्कों के भार को मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वह ग्रेन है। उसी प्रकार अगर पूछा जाए कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण काल में किस शासक ने जारी किया था, तो कनिष्क ने जारी किया। ठीक है। अच्छा, भारत में सर्वाधिक सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो गुप्त काल में जारी हुआ था, गुप्त वंश ने। सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का पूछे तो कुषाण वंश के शासकों ने जारी किया। लेकिन सर्वाधिक सॉरी शुद्ध सोने का सिक्का पूछे तो कुषाण वंश के शासकों, जबकि सर्वाधिक सोने का सिक्का पूछे तो गुप्त वंश के शासकों ने जारी किया।
अच्छा, सर्वाधिक तांबे, जिस प्रकार से आपसे ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो गुप्त वंश के शासक थे, उसी प्रकार ये पूछा जाए कि सर्वाधिक तांबे का सिक्का किसने जारी किया, तो सर्वाधिक तांबे का सिक्का कुषाण शासकों ने जारी किया। अच्छा, कुषाण शासक जो थे, ये इनके सिक्कों पर शिव और नंदी का चित्र बना होता था। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव और नंदी भगवान का चित्र बना होता था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस वंश के शासकों के सिक्कों पर शिव और नंदी का चित्र बना होता था। ठीक है, पहला चांदी का सिक्का मौर्य काल में जारी किया गया। पहला चांदी का सिक्का कब जारी किया था? मौर्य काल में। आहत सिक्का किसका बना हुआ था? मौर्य काल में आहत सिक्का जारी हुआ था, किसका बना हुआ था? चांदी का बना हुआ था। तो उसको क्या कहते थे? पर्ण कहते थे। मौर्य काल में चांदी के सिक्का को क्या कहते थे? पर्ण कहते थे। भारत में सीसा का सिक्का, सीसा यानी बोले तो सीसा का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया? सर्वप्रथम नहीं, लास्ट भी था। शीशे का सिक्का सातवाहन शासकों ने जारी किया था। अच्छा, जो सातवाहन वंश के शासक जो थे, अगर जो ये लोग जिस शीशे से सिक्का बनाते थे, उस सिक्के को रोम से आयात करते थे, यानी रोम से शीशा मंगाते थे सिक्का बनाने के लिए। अच्छे, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था, जबकि चांदी की सिक्का को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। गुप्त काल में सोने के सिक्का को क्या कहा जाता था? दीनार, जबकि चांदी के सिक्का को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। चलिए, अब आते हैं हम इधर। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कंदगुप्त। जब स्कंदगुप्त की बात करते हैं, गुप्त वंश का ही है, तो बैल यानी वृषभ के चित्र वाला सिक्का किसने जारी किया था? तो बैल यानी वृषभ के चित्र वाला सिक्का किसने जारी किया था? तो स्कंदगुप्त। अगर आपसे ये पूछा जाए नंदी और शिव के चित्र वाला सिक्का किसने जारी किया था, तो कुषाण वंश के शासकों ने जारी किया था। लेकिन आपसे ये पूछा जाए बैल यानी वृषभ के चित्र वाला सिक्का किसने जारी किया था, तो स्कंदगुप्त ने जारी किया था। ठीक है, अब आइएगा मध्यकाल। मध्यकाल में सबसे पहले हम देखते हैं महमूद गजनबी। अच्छा, गजनबी के सिक्का, गजनबी के सिक्का की जब बात करते हैं, तो गजनबी जब भारत आया था, तो गजनबी के सिक्का पर एक तरफ जो है कलमा, फारसी में कलमा लिखा हुआ था, तो एक तरफ संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ था। ऐसा माना जाता था, जबकि इसके सिक्के पर खलीफा के चित्र बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि इसका जो सिक्का था वह राजनीतिक चीजों को दर्शाता था। जहां एक तरफ फारसी में कलमा लिखा हुआ था और सिक्कों पर एक तरफ संस्कृत लिखा हुआ था। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक है जिसके सिक्कों पर एक तरफ फारसी में कलमा और दूसरे तरफ संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, तो वह है महमूद गजनबी। ठीक आइएगा मोहम्मद गोरी। ये सब भारत पर आक्रमणकारी। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी का चित्र बना हुआ था। ये सवाल पूछे कि वह कौन से शासक था जिसके सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्र मिलता है, तो मोहम्मद गोरी। लक्ष्मी का चित्र मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर मिलेगा। नंदी, शिव और नंदी का चित्र कुषाण वंश के शासकों के सिक्कों पर मिलेगा, जबकि वृषभ यानी बैल का चित्र किस पर मिलेगा? स्कंदगुप्त के सिक्कों पर मिलेगा। चलिए, अब आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश में बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध सल्तनत काल में शुद्ध अरबी सिक्का किसने जारी किया था? सल्तनत काल में शुद्ध अरबी सिक्का किसने जारी किया था? तो इल्तुतमिश ने जारी किया था। इल्तुतमिश ने चांदी का टक्का और तांबा का जीतल जारी किया था। तांबा है यहाँ पे, ये इसको आप लोग तांबा पढ़िएगा, तांबा। ठीक है, इल्तुतमिश ने चांदी का टक्का और तांबे का जीतल। शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया? इल्तुतमिश ने चलाया था। चांदी का टक्का किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। तांबे का जीतल किसने चलाया? इल्तुतमिश ने चलाया। अच्छे, अलाउद्दीन मसूद शाह। जब अलाउद्दीन मसूद शाह की बात करते हैं, तो बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकन करवाया था अलाउद्दीन मसूद शाह ने अपने सिक्के पर। यह सवाल बार बार पूछता है कि वह कौन सा शासक है जिसने बगदाद के अंतिम खलीफे का नाम अपने सिक्के पर अंकित करवाया था, तो अलाउद्दीन मसूद शाह ने। अच्छा, अब एक बात करते हैं सांकेतिक मुद्रा का। सांकेतिक मुद्रा की जब हम बात करते हैं, तो विश्व में सर्वप्रथम कुबलाई खान ने चलाया था, चीन में। सांकेतिक मुद्रा विश्व में सर्वप्रथम अगर चीन में चला था, चीन में किसने चलाया था? कुबलाई खान ने। जबकि भारत में सांकेतिक सिक्का किसने चलाया था? तो एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। अच्छा, सांकेतिक सिक्का का मतलब क्या होता है? देखिए, सांकेतिक सिक्का का मतलब ये होता है, कई बार जैसे आप मन में चलता होगा कि सांकेतिक सिक्का क्या है, तो सांकेतिक सिक्का का मतलब ये है कि सिक्का जिस धातु का बना है उस धातु का वैल्यू कम होना चाहिए, जबकि उस पर अंकित वैल्यू का दाम अधिक होना चाहिए। यदि आपको समझ में नहीं आया, तो मैंने अगर मान लूं कि 1 रुपया का एक सिक्का बनाया,
अगर 1 रुपया का मैं सिक्का बनाऊं तो 1 रुपया के सिक्का पर मान लीजिए कि इस सिक्का बनाने में जिस मेटल लगा होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा स्टेनलेस स्टील लगा, तो कहने का मतलब है स्टेनलेस स्टील का कीमत 1 रुपया से कम होना चाहिए, यानी 1 रुपया से कम होना चाहिए स्टेनलेस स्टील। तो इसको हम लोग बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा, यानी आसान भाषा में बोले तो जो रुपया पर जो अंकन रहता है उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, और सिक्का जिस धातु को बनता है उसको मेटालिक वैल्यू बोलते हैं। तो फेस वैल्यू मेटालिक वैल्यू से अधिक होना चाहिए, तब उसको सांकेतिक मुद्रा बोलते हैं। चलिए, फिरोज शाह तुगलक यानी एफएसटी ने शशगनी नामक सिक्का चलाया था। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा सिक्का चलाया था? शशगनी। अच्छा, चलो, सिक्का चलाया था जिसको आधा आधा या बिख कहते हैं, जिसको अध या बिख, जिसको आधा अध सॉरी जिसको अध या बिख कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था शंसगनी नामक सिक्का चलाया था, जिसको अध या बिख कहते हैं। तो अध या बिख किसने चलाया? फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। बाबर बाबर ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया जिस चांदी का बना हुआ था। बाबर ने कौन सा सिक्का चलाया? शाहरुख। शाहरुख नाम का सिक्का चलाया जो चांदी का बना हुआ था। भारत में चमड़े का सिक्का हुमायूं ने जारी किया था। भारत में चमड़े का सिक्का हुमायूं। दो चीजें अलग है, डिफरेंट है, याद रखिएगा। शीशे का सिक्का किसने चलाया था? तो सातवाहन शासकों ने। चमड़े का सिक्का किसने चलाया था? तो हुमायूं ने चलाया था। ठीक है, चलिए। रुपया सर्वप्रथम, रुपया शब्द जो वर्तमान समय में जो हम रुपया यूज करते हैं, तो उस रुपया का सर्वप्रथम प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है। चांदी का शेरशाह सूरी ने चांदी का जो रुपया जारी किया उसको ग्रेन कहते थे, और तांबे का जो रुपया जारी किया उसको दाम कहते थे। ठीक है। रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। चांदी के रुपया को ग्रेन कहते थे, जबकि तांबे के रुपया को दाम कहते थे। अच्छा, अकबर, मुहर सोने का सिक्का। अकबर ने एक मुहर जारी किया। अकबर ने सोने का सिक्का जो जारी किया था उसका नाम था मुहर। तो उस पर सीता, राम और सीता की आकृति बनी हुई थी। अकबर के सिक्के पर राम और सीता की आकृति बनी हुई थी। जहांगीर ने निसार नामक सिक्का जारी किया। जहांगीर ने कौन सा सिक्का जारी किया? निसार। जबकि शाहजहां ने अन्ना, अन्ना जो बोलते हैं 8 अन्ना, 4 अन्ना, 5 अन्ना, तो अन्ना जारी किया था किसने? शाहजहां ने अन्ना जारी किया था। भारत मुद्रा के लिए दशमलव भारत में मुद्रा के लिए दशमलव प्रणाली को 1 अप्रैल 1957 को स्वीकार किया गया। भारत में मुद्रा के लिए दशमलव प्रणाली को कब स्वीकार किया जाता है? 1 अप्रैल 1957 को स्वीकार किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं तो एक जो मुद्रा दशमलव प्रणाली है, तो इसमें एक दशमलव प्रणाली के तहत 1 रुपया को 100 बराबर भागों में बांटा गया है, जैसे 100 पैसा के बराबर बात करते हैं। अच्छे, जैसे आप भारतीय रुपए में जिसे देखते होंगे ये वाला डिजाइन, तो ये वाला डिजाइन जो है पहले नहीं हुआ करता था 2010 से पहले। तो ये वाला जो डिजाइन है यहाँ पे देखिएगा, तो इस चिन्ह का जो डिजाइन किया था, इस चिन्ह को बनाया था, उनका नाम था डॉक्टर उदय कुमार। उदय कुमार ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर थे। तो इन्होंने जो रुपया का चित्र है इसको डिजाइन किया था। अच्छा, ये लागू कब हुआ था? 10 जुलाई 2010 से लागू हुआ था। 10 जुलाई 2010 से लागू हुआ था। अच्छा, ये जो है ना, दो लिपि से मिलकर बना, एक रोमन और देवनागरी। अच्छा, देवनागरी का र लिया गया, देवनागरी का र, जिसे य र ल व, तो देवनागरी का र लिया गया है। अच्छा, रोमन में जिसे आप देखिएगा जिसे कैसे वाला लिखा जाता है 1 2, तो उसी तरह से रोमन का ये वाला लिया गया 1। तो ये हो गया, बन गया रुपया का चिन्ह। देवनागरी का र और रोमन का ये वाला लिया गया है, जिससे हमारा बन गया ये निशान बन जाता है। तो दो लिपियों का प्रयोग किया गया। अगर पूछा जाए रुपये का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें कितने लिपि का प्रयोग हुआ है, तो 2 लिपि, एक देवनागरी और दूसरा क्या हो जाएगा? रोमन। चलिए, यहां से छोटा सा मैं एक चीज बता देता हूं। जैसे कि चोल काल में सोने का सिक्का जो चलाया गया था उसको बोलते थे कलंजू। चोल काल में चले सोने के सिक्का को क्या बोलते थे? कलंजू बोलते थे। यहाँ पे एक चीज बताइएगा, सबसे पहले शिव और नंदी के चित्र जो है, शिव और नंदी का चित्र किस वंश के शासकों ने अपने सिक्के पर चलवाया था? कुषाण वंश के शासकों ने शिव और नंदी का चित्र। उसी प्रकार बैल का चित्र किसने चलवाया था? तो बैल का चित्र किसने बनाया? स्कंद गुप्त ने अपने सिक्कों पर बनवाया था। उसी प्रकार आपसे पूछा जाए सीता और राम, राम और सीता का चित्र किसने बनाया था? तो अकबर ने। राम और सीता का चित्र किसने बनाया था अपने सिक्कों पर? तो अकबर ने राम और सीता का चित्र बनवाया था अपने सिक्कों पर। उसी प्रकार यहाँ पे, हाँ, एक देखिएगा मोर, मोर और
कार्तिक भगवान जो है, मोर और कार्तिक भगवान का चित्र कुमार गुप्त ने अपने सिक्कों पर बनाया। मोर का चित्र और कार्तिक भगवान का चित्र कुमार गुप्त ने अपने सिक्कों पर बनाया है। जबकि वीणा वादन करते हुए किसको दिखाया गया? समुद्रगुप्त को। वीणा वादन करते हुए, वीणा बजाते हुए चित्र किसका बनाया गया? समुद्रगुप्त को बनाया गया। इस प्रकार हमारा सिक्कों का इतिहास होता है खत्म। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।